विज्ञान पढ़ने वाले आप सभी बच्चों का हमारे विज्ञान की क्लास में स्वागत है। कक्षा 10 में हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। दूसरे अध्याय का दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है अम्ल, क्षारक तथा लवण। उसमें हमने 2 अध्याय में यहाँ तक पढ़ लिया है कि पहले प्रयोगशाला में कैसे अम्ल एवं क्षार की पहचान करते हैं और वह धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। पहले लेसन में हमने देखा। फिर हमने देखा दूसरे में कि वह धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और फिर जब धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल या अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी बनता है, साथ में लवण बनता है। तो वह निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण हम किस प्रकार करते हैं, यह भी हमने पढ़ा है। और फिर हमने पढ़ा कि उनकी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है अम्ल या क्षारक की। तो अभी तक 2 लेसन में यह सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज के लेसन में हम उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें यह है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्या अभिक्रियाएँ होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की क्या अभिक्रियाएँ होती हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, क्या प्रदान करते हैं जलीय विलयन में। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु देखें कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की कैसी अभिक्रियाएं होती हैं। अम्लों के साथ जो है कोई भी धातु ऑक्साइड पहले जान लीजिए क्या होता है। जब भी किसी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, किसी भी तत्व के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो वह ऑक्साइड कहलाता है। वही ऑक्सीजन जब किसी धातु के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। तो यह दिमाग में आपकी बात क्लियर होगी कि धात्विक ऑक्साइड क्या होती है। किसी भी धातु के साथ जब ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा हुआ होता है तो वह उसे हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं? क्योंकि जब इनका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो यह हमेशा क्षार प्रदान करते हैं, या आप कह सकते हैं कि यह क्षारक ही होते हैं धात्विक ऑक्साइड। इन्हें क्षारकीय ऑक्साइड भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षारक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इन्हें जब अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जैसे अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होती है और जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, ठीक वही उत्पाद यहाँ जब हम धात्विक ऑक्साइडों के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमें वही उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति हमें लवण तथा पानी बनाते हुए लवण तथा पानी उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। सामान्य जो सूत्र है इसका कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल तथा जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनता है लवण तथा जल। यह इसका सामान्य सूत्र है। उदाहरण के रूप में जब देखेंगे कि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं तो उसमें हम CuO कॉपर ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CO कैल्शियम ऑक्साइड, यह सभी धात्विक ऑक्साइड होते हैं। इन्हें हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। रासायनिक समीकरण के रूप में देखें, जब कॉपर ऑक्साइड CuO हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड CuCl2 जो कि एक लवण है वह बनता है तथा पानी बनता है। तो CuO प्लस 2HCl बनता है CuCl2 प्लस H2O। तो सामान्य फार्मूले के अनुसार उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं हमें। इस अभिक्रिया में यह भी एक प्रश्न बनता है कि जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्राप्त विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। उसका उत्तर यह है कि जब इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो विलयन में कॉपर क्लोराइड का निर्माण हो जाता है जो कि नीले रंग का होता है, इसलिए विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया यहाँ पे। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं अपना। जब कोई अधातु किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई पाई जाती है तो उसे हम अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। एक अधातु का परमाणु हो, दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु हो, तो ऐसे यौगिकों को हम अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि यह
जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसी आधात्विक ऑक्साइड जब किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ही लवण तथा पानी का निर्माण करते हैं। जैसे जो है अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के तहत उत्पाद के रूप में लवण तथा पानी प्राप्त होता है। उसी तरह यह अधात्विक ऑक्साइड जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ भी हमें उत्पाद के रूप में लवण तथा पानी प्राप्त होता है। इसलिए हम मानते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। और इसकी पुष्टि हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से भी कर लेते हैं। जो प्रमुख उदाहरण है अधात्विक ऑक्साइडों के, उनमें नाम ले सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यह सभी अधात्विक ऑक्साइडों की श्रेणी में रखे जाते हैं। सामान्य सूत्र क्या है इस अभिक्रिया का, अधात्विक ऑक्साइडों का क्षारक के साथ? सामान्य फार्मूला है क्षारक धन अधात्विक ऑक्साइड, उत्पाद में बनते हैं लवण और जल। यह इसका सामान्य फार्मूला है। उदाहरण देख लें, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी जिसका रासायनिक सूत्र CaOH होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? CaOH होल ट्वाइस है। इसमें जब हम अधात्विक ऑक्साइड CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2 जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक जो कि एक लवण है वह बनता है और उसके साथ बनता है पानी। रासायनिक समीकरण देखें, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 बनता है CaCO3 प्लस H2O। तो हमें यहाँ पर भी लवण तथा पानी प्राप्त हो रहे हैं, ठीक उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पादों की तरह। तो इसलिए माना जाता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रवृत्ति के माने जाते हैं। अगला बिंदु देखें कि जब जलीय विलयन में हम अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो क्या होता है। पहले अम्ल देख लेते हैं कि अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है। जब किसी अम्ल को हम पानी में मिलाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। पानी में कौन से आयन की बहुतायत दिखाई देती है हमें अधिकता? हाइड्रोजन आयन की। हाइड्रोजन आयन को H+ आयन के रूप में लिखा जाता है। पिछले क्लास में कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं आयन क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं। अगर आपको भूल गया है कि आयन क्या होते हैं तो आप कक्षा 9 के उस लेसन को फिर से पढ़ें, ठीक है। और यहाँ पे H+ जो लिखा है वह क्या प्रदर्शित कर रहा है? हाइड्रोजन आयन प्रदर्शित कर रहा है। तो अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो वह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। इसी कारण इन्हीं हाइड्रोजन आयन के कारण ही अम्ल का जो गुण होता है वह अम्लीय होता है। जिस भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होगी उस विलयन का गुण कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अम्लीय विलयन में अगर कोई जलीय विलयन अम्लीय है तो उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उसमें विद्युत धारा का जो है संवहन हो सकता है। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वह हमेशा मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं जलीय विलयन में। यह किस रूप में पाए जाते हैं? H3O+। किस रूप में पाए जाते हैं हाइड्रोजन आयन? H3O+, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, उसके साथ हमेशा जुड़े हुए पाए जाते हैं। मतलब H+ आयन आपको स्वतंत्र रूप से विलयन में नहीं प्राप्त होंगे। कौन सा आयन प्राप्त होगा? हाइड्रोनियम आयन। यह हमेशा जो है हाइड्रोजन आयन को जो पानी के अणु के साथ जब जुड़ता है हाइड्रोजन आयन तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो इसलिए सारे हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वह पानी के अणुओं के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देते हैं और उसी रूप में विलयन में पाए जाते हैं। उदाहरण देख लें, HCl में जब पानी मिलाते हैं H2O तो हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+ और क्लोराइड आयन बनता है। 2 आयन बन जाते हैं जब भी हम अम्ल को पानी में घोलते हैं। सभी अम्ल जो होते हैं जब उनको पानी में घोलते हैं तो वह H+ आयन
और एक ऋणायन में विघटित हो जाते हैं। दूसरे अम्ल जैसे हैं, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। जब उसे हम पानी में घोलते हैं तो वह H+ और SO4- में टूट जाता है। 2 आयन हमें देता है, एक धन आयन H+ और ऋणायन SO4-। ऐसे ही HNO3 होता है, जब उसे पानी में घोलते हैं तो वह H+ और NO3- आयन में टूट जाता है। CH3COOH होता है, यह भी H+ और CH3COO- आयन में विघटित होता है। तो जब भी अम्ल को हम पानी में घोलते हैं तो वह H+ आयन और एक ऋणायन में विघटित हो जाता है। तो यह अम्ल की प्रवृत्ति होती है जब उसका जलीय विलयन हम बनाते हैं। क्षारक का देख लेते हैं, क्षारक की क्या प्रवृत्ति होती है। क्षारक अपने जलीय विलयन में OH- आयन, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन कहते हैं, उसे उत्पन्न करते हैं। क्षारक को जब जल में आप घोलते हैं तो उसमें किस आयन की अधिकता हमें दिखेगी। क्षारक को घोलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन, दोनों नाम है इसके। हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन की अधिकता हमें देखने को मिलेगी जब भी हम क्षारक को किसी पानी में जल में विलयन बनाते हैं। इसी हाइड्रॉक्सिल आयन की अधिकता के कारण ही विलयन का गुण सदैव क्षारीय होता है। जिस विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन अधिक होंगे उसका गुण क्षारीय होगा, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे उस विलयन का गुण अम्लीय होगा। उदाहरण देख लें कि NaOH को जब पानी में घोलते हैं, NaOH फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए हम इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो NaOH किसका रासायनिक सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। जब इसे हम पानी में घोलते हैं तो यह 2 आयन में टूट जाता है, Na+ और OH-, 2 आयन में टूट जाता है और हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है। तो अम्ल जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। क्षार जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन होता है। दोनों के गुण अम्लीय और क्षारीय क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के कारण ही होते हैं। यह बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कि जब जल में हम अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहला बिंदु है, सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। जितने भी क्षारक होते हैं वह सभी पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। और जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं उन क्षारक को हम कहते हैं क्षार। क्षारक या अम्ल को कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। यह संक्षारक होते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा बिंदु है, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। यह क्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, अतः मिलाते समय कांच के पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। यह इसका मतलब क्या है कि जैसे एक बर्तन में आपके पानी भरा हुआ है, दूसरे बर्तन में अम्ल भरा हुआ है और तीसरे बर्तन में क्षार लिए हुए हैं आप, तो क्या करेंगे, हमें इसको हल्का करना है, इसमें पानी मिलाना है। तो हम पानी को, ये H2O मान लेते हैं आपका है, इसे हम अम्ल मान लेते हैं, पहले को एसिड और दूसरे को मान लेते हैं बेस, क्षार। तो हमेशा H2O को हम पानी को अम्ल में नहीं मिलाएंगे। क्यों नहीं मिलाएंगे? क्योंकि पानी में अम्ल में पानी मिलाना एक बहुत ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे अम्ल में, क्या होगा, वह उबलने लगेगा और उबल करके उस बर्तन से बाहर गिर सकता है और हमारे ऊपर भी गिर सकता है, हमारे कपड़ों पर भी गिर सकता है, जिससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, हमारी त्वचा जल सकती है। तो इसलिए हम पानी को अम्ल में नहीं डालते हैं। तो इसे हल्का करने के लिए करते क्या हैं, बल्कि इसके विपरीत हम अम्ल को उठाकर पानी में डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। आप अम्ल को पानी में नहीं डालेंगे, यह आपका पानी है और यह है अम्ल। अम्ल को पानी में नहीं डालेंगे,
पानी को अम्ल में नहीं डालेंगे बल्कि अम्ल को पानी में ही डालते रहेंगे और उस बर्तन को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे, जिससे वह गर्म ना होने पाए बर्तन और गर्म होकर टूटने ना पाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अम्ल में पानी नहीं डालना है बल्कि पानी में अम्ल डालकर उसे अम्ल को हल्का बनाना है। ठीक किसी तरह क्षार के साथ करते हैं कि क्षार को हम पानी में डालते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करते हैं कि पानी क्षार में डालें। तो अम्ल या क्षार को हल्का करने के लिए क्या करते हैं कि हम उस क्षार या अम्ल को पानी में डालते हैं, जिससे वह हल्का हो जाए और उबलने भी ना पाए, क्योंकि यह बहुत ही ऊष्माक्षेपी क्रिया है और हमें नुकसान ना होने पाए। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्रयोगशाला में। तो यह था आज का लेसन। इस लेसन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको करने हैं। उनमें पहला प्रश्न है कि अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया का उदाहरण सहित बताएं। दूसरा प्रश्न है अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ किस प्रकार अपक्रिया करते हैं, इसका उदाहरण दें। और तीसरा प्रश्न बनता है इस पाठ से अम्ल तथा क्षारक अपने जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं। तो बहुत अच्छे से समझाया गया है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर खूब अच्छे से लिखिए। और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ, अगले पाठ के साथ। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो हमारे नंबर पे कमेंट करके फ़ोन करके क्लियर कर सकते हैं। आप हमेशा अपने जो है चीज़ों को डाउट को क्लियर करते रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।